आजकल ना जब भी दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर होता है या स्ट्रेस फील होता है तो सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो है अपने महंगे वाले नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स पहन लेना। हाँ, बिल्कुल। या फिर तुरंत फ़ोन निकालकर कोई नया मेडिटेशन ऐप ढूँढना। राइट। ऐसा लगता है जैसे इंसान के अंदर की जो इतनी बड़ी उथल पुथल है ना उसका सारा सोल्यूशन किसी स्क्रीन या बैटरी से चलने वाले गैजेट में ही छुपा है। जो कि मतलब एक बहुत ही मॉडर्न बायस है। हमें लगता है कि तकनीक का मतलब सिर्फ सिलिकॉन चिप्स या वायर्स होते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर इंसानी दिमाग को शांत करने की जो सबसे एडवांस्ड, सबसे उन्नत तकनीक है, वो कोई गैजेट हो ही ना, बल्कि हजारों साल पहले खोजी गई कुछ बहुत ही स्पेसिफिक साउंड्स हों। और यही थॉट ना आज के आधुनिक विज्ञान को बहुत चुनौती देता है। मतलब अगर हम मानव शरीर और इस दिमाग को ही ब्रह्मांड का सबसे जटिल हार्डवेयर मान लें, जो कि वो है भी। हाँ, तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इस हार्डवेयर को हैक करने के या इसके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के कुछ बहुत ही बेसिक और प्राकृतिक तरीके भी मौजूद हैं। और इसी बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा यानी हमारे डीप डाइव की शुरुआत होती है। आज हम अपने सोर्सेज के आधार पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारी चेतना से जुड़ा है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ कुछ शब्दों के उच्चारण में, मतलब केवल कुछ साउंड्स में, इतनी भौतिक और साइकोलॉजिकल पावर हो सकती है कि वे इंसान की चेतना, उसके मन और उसकी बुद्धि को पूरी तरह से बदल दें? और अगर हम सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक ऋग्वेद की बात करें, तो उसका जवाब एक बहुत ही स्पष्ट हाँ है। तो आज हमारा जो मिशन है वो किसी रिलीजन या कर्मकांड पर बात करना नहीं है। हम ऋग्वेद से लिए गए गायत्री मंत्र के पीछे के असली विज्ञान को, उसके गहरे अर्थ को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, एक माइंड हैकिंग टूल की तरह। राइट। मतलब ये देखना बहुत ही रोमांचक है कि कैसे एक प्राचीन श्लोक ये दावा करता है कि वो हमारे विचारों की स्पीड को स्लो डाउन कर सकता है। तो तो अगर ये साउंड सच में दिमाग का शोर कम कर सकती है तो जाहिर है इसके शब्द कोई आम बोलचाल वाले शब्द तो नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऋग्वेद में इसके लिए किन सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और मतलब उनका एक्चुअल अर्थ क्या है? देखिए, ऋग्वेद जो है ना, वो मानव इतिहास के सबसे पुराने उपलब्ध लिखित दस्तावेजों में से एक है और उसमें इसे सिर्फ एक श्लोक नहीं माना गया है। अच्छा। हाँ, इसे ध्यान की एक चरम अवस्था कहा गया है। इसके जो मूल बोल हैं वो हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुनने में ही एक अलग सी रिदम लगती है। एग्जैक्टली। अगर हम इन शब्दों की बनावट देखें ना, तो ये नॉर्मल वाक्यों की तरह बिल्कुल काम नहीं करते। इन्हें एक बहुत ही खास मीटर या जिसे हम छंद कहते हैं, उसमें रचा गया है। जिसे शायद गायत्री छंद कहा जाता है। बिल्कुल सही। इस छंद में कुल 24 विशिष्ट अक्षर होते हैं, यानी 24 सिलेबल्स। तो इन 24 अक्षरों का मतलब क्या निकल कर आता है? अगर हम इसे आज की भाषा में डिकोड करें तो ये कहे क्या रहा है? इसका अर्थ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, लेकिन साथ ही बहुत मल्टी डायमेंशनल भी। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक गहरा ध्यान है। मतलब एक तरह की मेडिटेशन? हाँ, हम उस परम दिव्य प्रकाश का ध्यान करते हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। और इसका जो सबसे अहम हिस्सा है ना, वो इसकी आखिरी लाइन है। धियो यो न प्रचोदयात्। एग्जैक्टली। इसका अर्थ है कि वो दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि को, मतलब हमारे इंटेलेक्ट को प्रकाशित करे और उसे सही दिशा में प्रेरित करे। वाओ। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम दुनिया भर की पारंपरिक प्रार्थनाओं को देखें तो इंसान अक्सर क्या मांगता है? कोई सफलता मांग रहा है, कोई लंबी उम्र मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है। हाँ, ज्यादातर भौतिक चीजें ही होती हैं। राइट। लेकिन यहाँ इतनी प्राचीन प्रार्थना में मांग किस चीज की हो रही है? बुद्धि की स्पष्टता की, क्लैरिटी की। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई सीधे अपने मस्तिष्क के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की मांग कर रहा हो। ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? मतलब बाहरी दुनिया की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के बजाय सीधा अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही दुरुस्त कर लो। बिल्कुल। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला नजरिया इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप खुद सोचिए, जब किसी कंप्यूटर का ओएस सही से काम कर रहा होता है तो वो कोई भी भारी सॉफ्टवेयर आराम से चला लेता है। हाँ, वो क्रैश नहीं होता। सही बात है। लेकिन अगर उसी सिस्टम में कोई बग आ जाए या कोई वायरस हो, तो छोटे छोटे काम भी हैंग होने लगते हैं।
इंसान की हालत भी तो कुछ ऐसी ही है ना। बिल्कुल, रोजमर्रा के छोटे छोटे स्ट्रेस में हम हैंग हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि जीवन की भारी सिचुएशंस तो हमेशा बदलती रहेंगी, चुनौतियां आती रहेंगी। लेकिन अगर आपकी बुद्धि में, आपके इंटेलेक्ट में स्पष्टता आ जाए तो इंसान हर सिचुएशन में सही डिसीजन ले सकता है। समझ रही हूँ। तो ये मंत्र उसी क्लैरिटी को जगाने का एक बहुत ही प्राचीन टूल है। मतलब ये प्रार्थना किसी मैजिक से रातों रात बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, ये उस दिमाग को तेज करने के लिए है जो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल सके। एग्जैक्टली। अर्थ तो मैं समझ गई, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। देखिए, दुनिया के तमाम लिटरेचर में बहुत सी अच्छी कविताएं हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल कोट्स हैं, तो क्या सिर्फ अच्छे अर्थ वाले शब्द ही हमारी चेतना को बदल सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या गायत्री मंत्र में इन अर्थों के अलावा भी कुछ है? क्या इसके पीछे कोई सॉलिड फिजिक्स या विज्ञान काम कर रहा है? और यहीं पे ये चर्चा सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हमारे सोर्सेज ये बिल्कुल क्लियर करते हैं कि ये सिर्फ शब्दों का कोई समूह नहीं है जिसे पढ़कर आप बस मोटिवेट हो जाएं। तो फिर ये क्या है? मुख्य रूप से ये एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन मतलब साउंड वेव्स। हाँ, जब संस्कृत के इन खास 24 अक्षरों का बिल्कुल सही उच्चारण किया जाता है ना, तो जो ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं वो हमारे शरीर में और हमारे आसपास के वातावरण में एक बहुत ही खास फ्रीक्वेंसी जनरेट करती हैं। फ्रीक्वेंसी का हमारे नर्वस सिस्टम पर असर पड़ने वाली बात तो आज साइंस भी मानता है, लेकिन आज के टाइम में बहुत ही नेचुरल सा डाउट आता है दिमाग में। प्लेसिबो इफेक्ट वाला डाउट? हाँ बिल्कुल। मतलब क्या ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट तो नहीं है? क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि ये एक बहुत ही पवित्र मंत्र है, इसे पढ़ने से शांति मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि हम शांत हो रहे हैं। राइट। क्या हमारा दिमाग खुद ही एक इल्यूजन बना लेता है, या फिर सच में इन खास ध्वनियों का जो वाइब्रेशन है वो हमारे विचारों की स्पीड पर कोई ठोस फिजिकल असर डालता है? देखिए, ये डाउट आना बहुत लाजमी है, लेकिन अगर हम न्यूरोलॉजी और अकाउस्टिक्स यानी ध्वनि विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये प्लेसिबो से बहुत आगे की चीज है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। साउंड ना कोई हवाई चीज नहीं है, ये एनर्जी का एक फिजिकल फॉर्म है। ये हवा और हमारे शरीर के अंदर मौजूद फ्लूइड्स में एक प्रेशर बनाकर ट्रैवल करती है। तो जब कोई इंसान एक खास लय में इन अक्षरों को बोलता है तो उसके वोकल कॉर्ड्स, तालू, जीभ और होंठों के फ्रिक्शन से जो वाइब्रेशन पैदा होता है वो सीधे हमारे शरीर की वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। एक मिनट, ये वेगस नर्व क्या है? और ये हमारे दिमाग के शोर को फिजिकली कैसे कम कर रही है? तो वेगस नर्व ना हमारे शरीर की सबसे लंबी नसों में से एक है। ये हमारे ब्रेन को हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे मेजर ऑर्गन से जोड़ती है। ओके। तो ये एक तरह का हाईवे है। बिल्कुल। और ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम है हमारी बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में लाना, मतलब आराम की स्थिति में। तो जब मंत्र की वो खास वाइब्रेशंस हमारे गले और चेस्ट के हिस्से में गूंजती हैं ना, तो वो इस वेगस नर्व को एक सिग्नल भेजती हैं। कैसा सिग्नल? सिग्नल कि सब ठीक है, आसपास का माहौल सेफ है। और इसके रिस्पॉन्स में हमारी हार्ट रेट स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। वाव। और सबसे बड़ी बात, दिमाग में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, उसका लेवल बहुत तेजी से गिरने लगता है। ओहो, मतलब ये सिर्फ ये सोचने से नहीं हो रहा कि मैं शांत फील कर रही हूँ, बल्कि जो साउंड की फिजिकल वेव्स हैं वो बॉडी के अंदर एक पूरा का पूरा केमिकल और न्यूरोलॉजिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट कर रही हैं। एग्जैक्टली। ये तो ऐसा हुआ जैसे आवाज ने खुद बॉडी के स्ट्रेस वाले अलार्म सिस्टम को मैन्युअली बंद कर दिया हो। सही कहा। और सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारी ब्रेन वेव्स पर भी इसका डायरेक्ट असर होता है। ब्रेन वेव्स मतलब बीटा, अल्फा, वो सब? हाँ, जनरली जब हम स्ट्रेस में होते हैं या ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग बीटा स्टेट में होता है, जहां फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है। बिल्कुल। लेकिन मंत्र के लगातार और एक रिदम में किए गए जप से जो साउंड पैदा होती है वो दिमाग को शिफ्ट करके अल्फा और कई बार थीटा स्टेट में ले लाती है। अच्छा, थीटा स्टेट तो गहरे ध्यान वाली अवस्था होती है ना? हाँ, जहां आपको गहरी शांति और क्रिएटिविटी फील होती है। इसीलिए हम इसे एक माइंड हैक कह रहे हैं। क्योंकि हम साउंड का यूज करके दिमाग की फिजिकल स्टेट को बदल रहे हैं। बिल्कुल सही। ये पूरी प्रोसेस कितनी साइंटिफिक है, ये जानकर सच में हैरानी होती है। तो वाइब्रेशन के इस विज्ञान ने ये तो साबित कर दिया कि ये फिजिकली कैसे काम करता है। हाँ, लेकिन अब ये देखना भी तो दिलचस्प होगा ना कि रोजमर्रा के जीवन में इसका असर कैसा फील होता है। मतलब जब दिमाग इस अल्फा स्टेट में जाता है तो एक्चुअल में कैसा लगता है इंसान को?
तो जब ये प्रोसेस शुरू होती है ना, तो इंसान जो सबसे पहली चीज फील करता है वो है अपने विचारों की स्पीड का धीमा हो जाना, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमारा दिमाग एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं बैठता। हाँ, एक के बाद एक नोटिफिकेशंस, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की बातें। बिल्कुल, ये बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। मंत्र का जप क्या करता है, वो इस चेन को तोड़ देता है। हाँ हाँ। और जब दो विचारों के बीच का गैप बढ़ता है तो आपका फोकस एक जगह टिकने लगता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। विचारों की इस भीड़ को समझने के लिए ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही सिंपल सा, लेकिन मुझे लगता है बहुत सटीक एग्जाम्पल आ रहा है। बताइए क्या एग्जाम्पल है? ये पूरी सिचुएशन ना मुझे गंदे पानी से भरे ग्लास की तरह लग रही है। गंदे पानी का ग्लास, ये कैसे काम करता है? देखिए, मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंट गिलास है, उसमें पानी है और हमने एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। ठीक है। अब अगर हम उस ग्लास को लगातार हिलाते रहें तो पानी एकदम धुंधला रहेगा, आपको उसके आर पार कुछ नहीं दिखेगा। हाँ बिल्कुल, मटमैला सा हो जाएगा। राइट। हमारी आज की जो चेतना है वो बिल्कुल वैसी ही है, लगातार हिलती हुई, मतलब इन्फॉर्मेशन, गैजेट्स और स्ट्रेस की मिट्टी से पूरी तरह धुंधली। बहुत सही कहा आपने। लेकिन जैसे ही हम उस ग्लास को किसी टेबल पर बिना हिलाए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है? सारी मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। एग्जैक्टली। ग्रेविटी की वजह से गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी एकदम साफ और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये ग्लास वाला एग्जाम्पल ना बहुत ही परफेक्ट है। और अगर हम इसे न्यूरोलॉजी से जोड़कर देखें तो वो जो मिट्टी है ना, वो असल में हमारा कॉर्टिसोल है। हाँ, वो हमारे बेवजह के विचार और एंजाइटी है। जब मंत्र का वाइब्रेशन उस हिलने की प्रोसेस को रोकता है तो दिमाग को शांत होने का चांस मिल जाता है। और पता है इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? क्या? उस पानी को साफ करने के लिए हमने उसमें कोई केमिकल नहीं डाला, बस उसे उसके नेचुरल स्टेट में शांत छोड़ दिया। बिल्कुल। गायत्री मंत्र भी शायद यही कर रहा है। वो बाहर से कुछ ऐड नहीं कर रहा है, वो बस उस फालतू के शोर को नीचे बिठा रहा है ताकि हमारे अंदर जो पहले से क्लैरिटी मौजूद है वो खुद ऊपर आ सके। और जब वो क्लैरिटी ऊपर आती है ना, तभी असली मायने में धियो योनः प्रचोदयात् होता है, मतलब बुद्धि का जागरण। हाँ, क्योंकि जब पानी शांत होगा तभी तो रोशनी अंदर तक जाएगी ना। सही बात है। किसी अशांत या डिस्टर्ब दिमाग में कोई भी नया ज्ञान या सही डिसीजन टिक ही नहीं सकता। ये मंत्र इंसान की चेतनाओं को वहां ले जाता है जहां वो पैनिक होकर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करता है। ये जो क्लैरिटी वाला थॉट है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। अब अगर कोई इसे सुनकर सच में इसे अपनी लाइफ में अपनाना चाहे, हाँ, तो इसका पूरा फायदा उठाने का सही तरीका क्या है? क्योंकि हमारे सोर्सेज में इसके अभ्यास के तरीके को लेकर काफी डिटेल दी गई है। बिल्कुल। अभ्यास को लेकर सोर्सेज एक खास समय और डिसिप्लिन पर बहुत जोर देते हैं। इसका जप करने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह का बताया गया है, स्पेशली सूर्योदय का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ओके। और सबसे जरूरी बात, इसे किसी टास्क की तरह जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना है। इसे बिल्कुल शांत मन से, बॉडी को स्टेबल रखकर और हर अक्षर के सही उच्चारण के साथ करना चाहिए। यहाँ पर ना मेरे मन में एक थोड़ा डीप सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। इसके जप के लिए स्पेशली सुबह का यानी सूर्योदय का ही टाइम क्यों चुना गया? क्योंकि सोर्सेज में इस मंत्र का सीधा कनेक्शन सूरज की एनर्जी से बताया गया है ना। हाँ, सवितुर का अर्थ ही सूरज या क्रिएटर होता है। राइट। तो क्या इस टाइम का कनेक्शन सिर्फ बाहर आसमान में जो सूरज उग रहा है उसी से है, या फिर ये हमारे अंदर की चेतना के जगने का कोई मेटाफर है? ये सवाल ना हमारी इस पूरी चर्चा के सबसे फिलोसॉफिकल एंगल को टच करता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि असल में ये दोनों ही बातें सच हैं। अच्छा। अगर आप साइंस के नजरिए से देखें तो सूर्योदय का टाइम नेचर में सबसे शांत होता है। हाँ, शोर कम होता है। बिल्कुल। हवा में एक अलग सी स्टेबिलिटी होती है, आयनाइजेशन होता है। हाँ। ये चीजें साउंड वेव्स को हमारे शरीर में ज्यादा गहराई तक जाने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आप इसे स्पिरिचुअल लेवल पे समझें तो जो बाहर का सूरज है ना, वो बस एक शीशा है, एक दर्पण है। दर्पण? हाँ, जो हमारे अंदर के किसी हिस्से को दिखा रहा है। एग्जैक्टली। वो हमारी भीतर की चेतना और बुद्धि को दिखा रहा है। हाँ। जैसे बाहर का सूरज रात के अंधेरे को खत्म करके पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। हाँ, सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। वैसे ही ये मंत्र हमारी बुद्धि के अंदर जो अज्ञान और कंफ्यूजन का अंधेरा जमा है ना, उसे मिटाकर ज्ञान की रोशनी फैलाता है। वाव। तो सूर्योदय का टाइम चुनने का मतलब ही यही है कि जिस वक्त बाहर उजाला हो रहा है, ठीक उसी वक्त हम अपने अंदर के उजाले को भी जगा रहे हैं। ये बाहर और अंदर के बीच एक सिंक बिठाने की कोशिश है। ये जो सिंक बिठाना है, ये सुनकर लगता है कि ये काफी लंबी प्रोसेस होगी।
और सोर्सेज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, कौन सा पॉइंट? जिसे हम आज के लाइफस्टाइल में ना अक्सर इग्नोर कर देते हैं। वो ये क्लियर करते हैं कि गायत्री मंत्र कोई जादू या रातों रात होने वाला मिरेकल नहीं है। ये बात आज की जनरेशन को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आज का टाइम एकदम इंस्टेंट वाला है ना। हाँ, एक क्लिक पर खाना, एक स्वाइप पर एंटरटेनमेंट, हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए। राइट, लेकिन मानव दिमाग और हमारी चेतना को डेवलप करना कोई 2 मिनट वाली मैगी बनाने जैसी प्रोसेस तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। सोर्सेज बहुत क्लियरली बताते हैं कि ये एक बहुत ही क्रमिक, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये एक डिसिप्लिन है। मतलब ये कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है कि बस घुमाया और सारी टेंशन खत्म। हाँ, मुझे लगता है ये एक बीज बोने जैसा है। सही कहा। अगर आप मिट्टी में एक बीज डालते हैं तो अगले दिन उसमें फल तो नहीं लग जाते ना। बिल्कुल नहीं। उससे आपको रोज थोड़ा पानी देना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है, और तब जाकर एक लंबे टाइम के बाद वो एक बड़ा पेड़ बनता है। और यहाँ वो पानी और धूप क्या है? वो है आपका रेगुलर अभ्यास। जब कोई इंसान रोज एक ही टाइम पर बैठकर उन खास वाइब्रेशंस को अपने अंदर पैदा करता है ना, तो धीरे धीरे साइंस के न्यूरोप्लास्टिसिटी सिद्धांत के हिसाब से, ओहो, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, उसके ब्रेन की जो न्यूरल वायरिंग है वो फिजिकली बदलने लगती है। मतलब ब्रेन का स्ट्रक्चर ही चेंज होने लगता है। एग्जैक्टली। उसका जो बेसलाइन स्ट्रेस लेवल है ना, वो हमेशा के लिए कम हो जाता है, और इसी कंसिस्टेंसी से वो क्लैरिटी आती है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव के जो मेन टेकअवेज हैं उन्हें एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आती है। हाँ, बिल्कुल आती है। गायत्री मंत्र को सिर्फ कुछ पुराने शब्दों का कलेक्शन मान लेना या किसी एक धर्म का कर्मकांड मान लेना इसके असली विज्ञान को बहुत छोटा कर देना है। मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। इसका रेगुलर और सही तरीके से किया गया जप हमारे नर्वस सिस्टम से लेकर हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट तक एक बहुत ही रियल, बहुत ठोस बदलाव लाता है। बिल्कुल। ये उस अशांत मन को शांत करता है, वो जो धुंधला पानी था ना उसे साफ करके क्लैरिटी लाता है। हाँ। और हमारी बुद्धि को एक ऐसी डायरेक्शन देता है जहां हम लाइफ के डिसीजंस पैनिक में नहीं बल्कि पूरी अवेयरनेस के साथ ले सके। सही कहा। अगर इसे इसकी असली फॉर्म में देखा जाए ना, तो ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन का, आत्म रूपांतरण का एक बहुत पावरफुल टूल है। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस को उसके पीक तक ले जाने का एक ऐसा एंशिएंट साइंस है जो मुझे लगता है आज के इस नॉइजी टाइम में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सब जानने के बाद ना चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल बदलता है। मतलब सोचिए, एक इतना पुराना मंत्र आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग, उसका इतना साइंटिफिक सोल्यूशन दे रहा है। ये अमेजिंग है। और अगर हम इस चर्चा से एक कदम और आगे सोचें ना, तो ये हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल भी खड़ा कर देता है। कैसा सवाल? एक ऐसा सवाल जो हमारी हिस्ट्री को देखने के तरीके को ही चैलेंज करता है। अब कुछ सोचिए, अगर ऋग्वेद के कुछ खास अक्षरों की वाइब्रेशन में हमारे ब्रेन को शांत करने की, वेगस नर्व को ट्रिगर करने की इतनी साइंटिफिक पावर है, तो क्या यह पॉसिबल है कि जो पुरानी सभ्यताएं थीं वो साउंड को सिर्फ बातचीत या म्यूजिक का जरिया नहीं मानती थीं? ओहो, तो फिर क्या मानती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वो साउंड को एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की तरह यूज करते थे? वाओ! एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे आज की ये मशीन वाली दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी है। यार, ये विचार तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब क्या ये मुमकिन है कि इंसान अपनी ही आवाज की, अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी की असली पावर को आज तक समझ ही नहीं पाया है? ये बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा लगता है जैसे अपने दिमाग को अपग्रेड करने का जो असली हैक है ना, वो किसी सिलिकॉन वैली के कंप्यूटर में नहीं है। हाँ। बल्कि वो तो इंसान के अपने ही अंदर से निकलने वाले उन पुराने वाइब्रेशंस में सदियों से छिपा हुआ है। बिल्कुल। ये एक ऐसा थॉट है जिस पर अकेले बैठकर सच में बहुत गहराई से सोचना चाहिए। सही बात है। तो अगली बार जब भी आपके दिमाग में बहुत शोर हो रहा हो और आप उसे शांत करने के लिए किसी गैजेट या हेडफोन की तरफ हाथ बढ़ाएं, हाँ, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि शायद शांति की जो सबसे एडवांस्ड तकनीक है वो हमेशा से आपके अपने ही पास मौजूद थी। बस उसे सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने की जरूरत है।